नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। यह डिक्टेशन जीडीबी सर की उच्च गति लेखन पुस्तिका से उन्हीं की वॉइस में रहेगी, जिनका आप बार बार अभ्यास कीजिए तथा उसे ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। अभ्यास 137-39। श्रीमान, मैं निवेदन कर रहा था कि राजनीतिक उत्पीड़न से जो लोग भारत में आते हैं, वे चाहे तिब्बत के हों चाहे बांग्लादेश से आए हों, उनको राजनीतिक आश्रय देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वह आश्रय हम देंगे और दे रहे हैं। इसीलिए चीन ने जो हमारा विरोध प्रकट किया है उसे हमने स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर रहे हैं। वे दक्षिण की यात्रा पर जा रहे थे, प्रधानमंत्री से मिले, कुछ फोटो भी खींचे और वे छप गए। इसलिए हमारे चीनी मित्रों को यह समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है और समाचार पत्र भी स्वाधीन है, और अब तो रेडियो पर भी कोई सरकार का शिकंजा नहीं है। हम तिब्बती शरणार्थियों को राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने देंगे। उसी तरह से बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने देंगे, जिससे बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएं। बहुत बड़ी संख्या में सीमा पर लोग इकट्ठे हो जाएं और शिविर बनाकर रहें, इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। थोड़े से लोग अगर रहना चाहें तो भारत के भीतर आकर रह सकते हैं। हम किसी को उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं धकेलेंगे। इस बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर माननीय सदस्य कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उनको अलग से दे सकता हूं। मेरे सामने कोई घटनाएं हुई हों तो ली जा सकती हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी जांच कर ली गई है। उपसभापति जी, मुझे यह देखकर खेद हुआ है कि विदेश नीति के सवाल पर जो एक राष्ट्रीय मतैक्य है, उसमें कुछ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नीति को बड़ी चतुराई से बदल रही है। हमारी नीति जड़ नीति नहीं है, यह गतिमान नीति है। फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक होगी, फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होगी, फॉरेन पॉलिसी बदलती हुई परिस्थिति का उत्तर देने में सक्षम होगी, समर्थ होगी। लेकिन एक बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत किसी विदेशी शक्ति के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं करेगा। हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं और न करने वाले हैं। हम अपनी राष्ट्रीय नीति पर चलेंगे। सभापति जी, मैं पहले हिंदी में बोलूंगा और बाद में अंग्रेजी में। हमारा देश एक बहुभाषी देश है और यह स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस में मैं हिंदी में बोला, लेकिन कभी कभी इस सदन में मुझे अंग्रेजी का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा एक साधन है, साध्य नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में गाली दें तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। कल तो बहस बड़ी बेजान हो रही थी, लेकिन आज उसमें जरूरत से ज्यादा जान आ गई। जिन्होंने गत एक वर्ष की विदेश नीति के संचालन और उसके संचालन की प्रक्रिया की सराहना की है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उससे भी अधिक मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आलोचना की है। मराठी में कहा गया है, निंदा करने वालों का घर पड़ोस में रहना चाहिए, मगर लोकतंत्र में पड़ोस में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशंसा अनुराग से रहित और आलोचना द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। जो चर्चा हुई है, मावलंकर जी मुझे माफ करेंगे, मेरी राय उनसे भिन्न है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि मोटे तौर पर देश में विदेश नीति के सवाल पर एक आम सहमति है। विदेश नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना मेरे दल के सदस्यों ने भी की है और कुछ पहलुओं की प्रशंसा विरोधी सदस्यों ने भी की है, लेकिन विदेश नीति का निर्धारण और संचालन
दलबंदी के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे खेद है कि कूटनिरपेक्षता की बात को लेकर थोड़ी कटुता पैदा हो गई। सभापति जी, 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जीवित थे, हमारे प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। तब उनकी उपस्थिति में मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद अगर कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी शासन में आती तो भी वह गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनी नीति का आधार बनाती।